एडम और ड्रैगन का खजाना। एडम पोलैंड के जनूब में एक छोटे से गांव में रहता था जो कराकोफ नामी बड़े शहर के करीब वाक़ था। दिन का जो वक्त एडम को सबसे ज़्यादा पसंद था वो था रात के खाने का वक्त। उसकी वजह ये नहीं थी कि उसकी माँ दुनिया का सबसे मज़ेदार खाना बनाती थी, बल्कि उसके लिए कि खाने के वक्त सारा ख़ानदान टीवी के गिर्द बैठकर खबरें देखता था। कोई भी स्कूल का सबक उन कहानियों का मुकाबला नहीं कर सकता था जो एडम खबरों में देखता था। मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले अनोखे लोग, वो कुदरती आफात जो उन मुल्कों में आती थी जहाँ वो कभी गया ही नहीं था, और मशहूर शख्सियात की शानदार जिंदगियाँ। ये इन्हीं खबरों की एक कहानी थी जिसने एडम की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शाम फसल की कटाई से ज़रा पहले सारा ख़ानदान इकट्ठा बैठा हुआ था और वो सब घर की बनी हुई मैकरोनी के साथ मुर्गी के गरम गरम सूप के प्याले लुत्फ से पी रहे थे कि खबरें शुरू हो गई। सुर्खी की खबर ये थी कि करीबी शहर कराकोफ के वाविल महल से एक पुरस्कार चोरी हुई है। रात के वक्त चोर चुपके से महल में घुस आए थे और ड्रैगन की गार से खजाना चुरा कर ले गए थे। पूरे पोलैंड में हर कोई स्मोक नामी ड्रैगन की कहानी जानता है जो सैकड़ों साल पहले वाविल महल में रहता था। स्मोक महल के नीचे मौजूद गारों में रहता था और बादशाह के मवेशियों को खा जाया करता था। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स इस ताकतवर ड्रैगन को मारेगा वो उसकी बेटी से शादी कर सकेगा। बहुत से बहादुर सूरमा और रईस आए, लेकिन सब नाकाम हो गए। आखिरकार एक सादा सा मोची था जिसने उस ताकतवर ड्रैगन को मार दिया। जैसा कि हर स्कूल की लड़की और लड़का जानता है, ड्रैगन सोने के खजानों के बिस्तर पर सोते हैं। स्मोक की द्वार में भी ऐसा ही सोने का बिस्तर था, और जब ड्रैगन मारा गया तो बादशाह ने वो खजाना वहाँ से नहीं हटाया, क्योंकि वो चाहता था कि दूसरे ड्रैगन समझे कि स्मोक अभी भी वावेल महल में जिंदा है। यूं बादशाह ने ऐलान किया, मुझे दोबारा कभी ड्रैगन की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। और इस तरह सोने के सिक्के सदियों तक ड्रैगन की गार में पड़े रहे। हर नया बादशाह ये यकीन करता था कि ये खजाना उसके लोगों के लिए खुशकिस्मती लाता है। सोने के तमाम सिक्के अरसे तक गार में ही पड़े रहे, यहाँ तक कि वो चुरा लिए गए। और ये वही वक्त था जब एडम रात का खाना खाते हुए टेलीविज़न के सामने बैठा था, जब उसे पहली बार इस चोरी के बारे में पता चला। रिपोर्टर वावेल महल में मौजूद थे। वो एक लंबे कद वाले पुलिस वाले का इंटरव्यू ले रहे थे। पुलिस वाला कह रहा था, हमें यकीन है कि चोर दिन के वक्त स्याह बनकर महल में दाखिल हुए। उन्होंने यकीनन स्मोक की गार के किसी अंधेरे कोने में छुपकर इंतज़ार किया, यहाँ तक कि महल बंद हो गया। फिर उन्होंने 2 बड़े सूटकेस सोने से भर लिए, जितना वो उठा सकते थे। ये कहते हुए पुलिस वाला महल की फर्श पर एक जगह की तरफ इशारा करता है और कहता है, यही वो जगह है जहाँ से कीमती सोने के सिक्के चोरी किए गए थे, और अब सिर्फ यही थोड़ा सा बाकी बचा है। कैमरा ज़मीन पर बिखरे हुए चंद सोने के सिक्कों पर जूम करता है। पुलिस वाले के साथ एक बहुत उदास महल का निगरान खड़ा होता है। वो अफसोस से सर हिला रहा होता है और आहिस्ता आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा होता है कि ये सब महल और कराकोफ शहर के लिए बहुत बदकिस्मती की बात है। एडम के वालिद ने चौंक कर कहा, सारा खजाना चला गया। एडम ने परेशानी से पूछा, अगर कोई और ड्रैगन आ गया और उसने देखा कि सारा सोना गायब है तो उसे पता चल जाएगा कि स्मोक अब यहाँ नहीं रहा। महल पर हमला हो सकता है और इतने सालों बाद हमें फिर से एक नया ड्रैगन भुगतना पड़ेगा। एडम की बड़ी बहन बासिया हंसने लगी और बोली, तो फिर बादशाह को चाहिए कि वो फौरन बैंक जाकर कुछ और सोने के सिक्के निकलवाए, इससे पहले कि देर हो जाए। ये सुनकर पूरा ख़ानदान हंस पड़ा और दोबारा अपने मज़ेदार चिकन सूप से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। एडम को महसूस हुआ कि अब शायद कोई भी अज़दहों पर यकीन नहीं रखता, तो शायद वाकई फ़िक्र करने की कोई बात नहीं थी। अगले दिन एडम बहुत सुबह ही जाग गया अपने ख़ानदान के बाकी अफराद के साथ। उसके वालिदैन, बड़े भाई और बहन सब खेतों में फसल काटने के लिए जा रहे थे। उन्हें पूरा दिन वहीं रहना था। खेत फार्म हाउस से काफ़ी दूर थे, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी रवाना होना पड़ा। ये सब के लिए मुश्किल और मेहनत भरा काम था। हर साल फसल की कटाई के वक्त ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद बारी बारी घर पर रहते थे ताकि वो फार्म के जानवरों की देखभाल कर सके और अनाज को रखने के लिए गला गोदाम की तैयारी कर सके। ये उनकी जिम्मेदारी होती थी
जब मेहनती ख़ानदान शाम को वापस आए तो उनके लिए मज़ेदार खाने का इंतज़ाम भी कर रखा हो। इस साल ये बारी एडम की थी। जब उसका ख़ानदान ट्रैक्टर पर सवार होकर रवाना हुआ तो एडम ने जानवरों के लिए बचा हुआ खाना इकट्ठा किया और अस्तबल की तरफ चल पड़ा ताकि घोड़ों को उनका भूसा खिला सके। फिर उसने गाय का दूध दोहा और उन्हें चरागाह में ले गया ताकि वो घास चढ़ सके। अगला काम था गल्ला गोदाम की सफाई करना। एडम ने गल्ला गोदाम के बड़े दरवाजे खोले और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया उसने महसूस किया कि गल्ला गोदाम के पिछले अंधेरे कोने से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी चमक रही है। ये क्या हो सकता है? एडम ने सोचा और तजस्सुस के साथ उसे देखने चल पड़ा। जब वो उस चमकती हुई रोशनी के करीब पहुंचा तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका कि गल्ला गोदाम के फर्श पर क्या पड़ा था। सोना। एक सूटकेस फटा हुआ था और उसके अंदर सोना भरा हुआ था और उसके साथ ही एक दूसरा सूटकेस बंद पड़ा था। एडम हैरान रह गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये समूह के गार से चोरी किया गया खजाना है। एडम ने सोचा कि चोर यकीनन भागने की कोशिश में थे और उन्होंने ये सूटकेस यहाँ छुपा दिए ताकि पुलिस को ना मिल सके। एडम दौड़ता हुआ घर वापस आया ताकि अपने ख़ानदान को बता सके कि उसने क्या दरियाफ्त किया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा उसे याद आया कि घर पर तो कोई नहीं है। फिर वो फ़ौरन टेलीफोन की तरफ दौड़ा और रिसीवर उठाया। फिर अचानक रुक गया। वो किसको फ़ोन करने वाला था? उसके पास तो महल का नंबर भी नहीं था। उसने सोचा कि वो पुलिस को फ़ोन कर सकता है, लेकिन फिर उसने दिल में कहा कि शायद पुलिस भी उसकी बात पर यकीन ना करे। उसने फ़ोन रख दिया और चंद लम्हे सोचने लगा। अचानक एडम को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वह दौड़ता हुआ दोबारा खेतों के स्टोर की तरफ गया और सारे सोने के सिक्कों को इकट्ठा किया और सूटकेस का ज़िप बंद कर दिया। फिर वो अस्तबल से रेड़ा लेने गया और काफ़ी ज़ोर आजमाई और पसीने के बाद वो दोनों सूटकेसेस को रेड़े में रखने में कामयाब हो गया। अपने मंसूबे के अगले हिस्से के बारे में एडम को वाकई कोई खुशी नहीं थी। उसे बस पर बैठकर कराकोफ जाना था और खुद जाकर ख़जाना वापस करना था। एडम अपनी ज़िंदगी में कभी भी बस पर नहीं बैठा था और ना ही वो कभी बड़े शहर कराकोफ गया था, जहाँ हज़ारों लोग, शोर मचानी ट्रैफिक और ऊंची ऊंची इमारतें थीं। ये सोचकर एडम बहुत घबरा गया, लेकिन वो नन्हा लड़का पक्का इरादा कर चुका था कि वो बहादुरी से काम लेगा और चाहे कुछ भी हो जाए सोने का खजाना समूह के गार में वापस ज़रूर रखेगा। आखिरकार उसने खुद से कहा, किसी न किसी को तो किले को अजदहों से बचाना होगा। एडम ने अपने बिस्तर के नीचे से अपनी जेब खर्च की बचत वाला जार निकाला और उसे याद आया कि दरवाजे के पीछे टंगी हुई अपनी कोट भी साथ ले ले। फिर उसने फार्म हाउस का मरकज़ी दरवाज़ा लॉक किया और बाड़े की तरफ दौड़ा ताकि रेड़ा ले सके। जब उसने रेड़े को ठीक से संभालना सीख लिया, जो वाकई बहुत भारी था, तो उसने गांव के किनारे बस स्टॉप की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। एडम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगली बस कब आएगी। उसे उम्मीद थी कि उसे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि वो पहले ही सफ़र के बारे में बहुत घबरा रहा था और उसे ये भी फिक्र थी कि ड्राइवर उसे रेड़ा साथ ले जाने देगा या नहीं। फिर अचानक सड़क के मोड़ से एक बस नमूदार हुई और बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजे खुले और ड्राइवर ने पहले नौजवान लड़के को देखा और फिर रेड़े की तरफ नजरें दौड़ाई। एडम को समझ नहीं आया कि क्या करे। कुछ लम्हे बाद बस ड्राइवर ने कहा, चलना है या नहीं? एडम ने पूछा, क्या मैं अपना रेड़ा साथ ला सकता हूँ? ड्राइवर एक लम्हे के लिए रुक गया। ये पहला मौका नहीं था जब किसी देहात के आदमी ने उससे ये पूछा हो कि क्या वो अपनी रेड़ी बस में ला सकता है। खुशकिस्मती से उस आदमी के लिए इस बार बस में ना तो घास भरी हुई थी, ना जिंदा मुर्गियाँ और ना ही कोई भीड़, जैसी एक बार एक बूढ़ी औरत को साथ लाने की इजाज़त दी गई थी, बशर्तिये ये कि वो 2 टिकट खरीदे। ठीक है, ड्राइवर ने कहा, बस जल्दी करो। काफ़ी ज़ोर लगाने और सांस फुलाने के बाद एडम ने रेडी को बस में धकेला और पीछे जाकर एक सीट पर बैठ गया। क्या तुम कुछ भूल गए हो? ड्राइवर ने बस के अगले हिस्से से आवाज़ लगाई। एडम ने हैरत से ड्राइवर की तरफ देखा और सोचने लगा कि वो क्या भूल गया है। तुमने किराया तो दिया ही नहीं। बिल्कुल, उसे टिकट खरीदना ही था। एडम फ़ौरन अपनी सीट से उठा और ड्राइवर के पास दौड़ गया। उसने अपनी जेब खर्च वाली मिट्टी की बोतल ड्राइवर को थमा दी। वो वाइवल कैसल जाना चाहता है। ड्राइवर ने बोतल खोली और कराकोफ के लिए एक तरफा सफ़र के पैसे निकाले। फिर उसने मशीन से टिकट निकाली और एडम को थमा दी।
साथ में बोतल भी वापस की जिसमें बाकी पैसे मौजूद थे। एडम वापस अपनी सीट पर गया और व्हील बैरो के साथ बैठ गया। जब बस गांव से बाहर निकले, एडम का सारा ध्यान व्हील बैरो में रखे सूटकेसों पर था। वो खिड़की से बाहर देखने से घबरा रहा था क्योंकि उसे अकेले सफ़र करने का खौफ था। वो जानता था कि गांव में हर शख्स कौन है, लेकिन एक बड़े शहर कराकोफ में वो किसी को नहीं जानता था और आसानी से खो भी सकता था। बस बहुत आहिस्ता चल रही थी, हर चंद मिनट बाद रुकती और मज़ीद मुसाफिर सवार होते। ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एडम ने सोचा। आखिरकार वो सूटकेसों को घूरते घूरते बोर हो गया और हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकने का फैसला किया। उसे अब पहचान नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसे डर लग रहा था कि वो वापस घर का रास्ता न ढूंढ पाएगा। मंजर बदल चुका था। अब ये सब कुछ सब्जियाँ खुला नहीं था। वो खुले खेत जिनका वो आदी था, अब उनकी जगह ऊंची सुरमई इमारतों ने ले ली थी। जहाँ पहले मवेशियों के रेवड़ हुआ करते थे, अब वहाँ सिर्फ लोगों का हजूम नजर आ रहा था जो बड़े बड़े फुटपाथों पर चल रहे थे। एडम खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा। इतने सारे लोग आखिर आए कहाँ से होंगे, उसने सोचा। अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने एडम की तरफ मुड़कर आवाज़ लगाई कि ये उसका स्टॉप है, वावेल कैसल। आखिर वो पहुंच गया था। एडम पहियों वाली गाड़ी को धकेलता हुआ उन मुहाफिजों के पास पहुंचा जो बड़ी दीवारों वाले गेट के दोनों तरफ खड़े थे। गेट के पार एडम को शानदार किला नजर आ रहा था। वो बहुत बड़ा और कुछ हद तक डरावना लग रहा था। छुट्टियां मनाने जा रहे हो? एक मुहाफिज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। नहीं, एडम ने जवाब दिया। मेरे पास ऐसी चीज़ है जो उस किले की है और मैं उसे वापस देने आया हूँ ताकि यहाँ दोबारा कोई ड्रैगन ना आए। मुहाफिजों ने सूटकेसों की तरफ देखा, फिर एडम की तरफ। जैसे ही वो एडम से कहने ही वाले थे कि वो यहाँ से चला जाए, किले का मुंतज़म दरवाजे पर आ गया। एडम ने उसे फ़ौरन पहचान लिया क्योंकि वो उसे खबरों में देख चुका था। नौजवान लड़के ने मौके का फ़ायदा उठाया और एक सूटकेस खोला और उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला। उसने वो सिक्का फ़ख्र से उठाकर मुंतज़िम की तरफ बढ़ाया और कहा, मेरा ख्याल है ये आपकी चीज़ है। निगरान बहुत खुश हुआ जब एडम ने उसे बताया कि उसने ये छोड़े हुए सूटकेस अपने खेत के बाड़े में कैसे तलाश किए, तो निगरान को अपने कानों पर यकीन न आया। एडम ने निगरान को ये भी बताया कि वो किस तरह पहिया गाड़ी और अपनी जेब खर्च लेकर बस पर कराकोफ गया, जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। एडम की कहानी सुनने के लिए एक बड़ा हजूम जमा हो गया और हर कोई उस बहादुर लड़के से बहुत मुतासिर हुआ। फिर मुहाफिजों ने सूटकेस उठाए और एडम के साथ निगरान के पीछे महल से गुजरते हुए स्मोक के घाट तक पहुंचे। एडम कभी भी किसी असली महल के अंदर नहीं गया था, बल्कि वो कभी किसी असली महल के बाहर भी नहीं गया था। जब उसे महल के अंदर ले जाया गया तो वो हैरत से देखता रहा। बड़े बड़े कमरों में कीमती रेशम और पुराने तस्वीरें लटकी हुई थी। हर कमरा पिछले से भी बड़ा और ज़्यादा शानदार लग रहा था। लोगों का ये काफिला आखिरकार स्मोक के खो के दाखिली दरवाजे तक पहुंचा और एहतियात से सीढ़ियां उतरने लगे। जितना नीचे जाते गए उतना ही अंधेरा और ठंडा होता गया, मगर वो सब चलते रहे यहाँ तक कि तंग सीढ़ियाँ एक कशादा और गहरे कमरे में खुल गई। स्मोक की खो। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कल टीवी पर दिखाया गया था, एडम ने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। मुहाफिजों ने सूटकेस खोले और आदम और महर के निगरान दोनों ने चमकते हुए सोने के सिक्कों की मुट्ठियां भरकर खुशी खुशी फर्श पर उछालना शुरू कर दिया। निगरान खुशी और सुकून के मिले जुले जज्बात के साथ जोर जोर से हंस रहा था और एडम इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो बहुत फख्र महसूस कर रहा था कि वो अपनी मुहिम में कामयाब हो गया। उसने सोना वापस कर दिया और महल को महफूज बना दिया। अब मज़ीद ड्रैगन नहीं, उसने सोचा। जब तमाम सिक्के वापस अपनी जगह पर पहुंच गए तो एडम ने अलविदा कहने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि उससे लंबा सफ़र तय करना था। मगर निगरान उसे इस तरह जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार न था। तुम वाकई पूरे शहर के सबसे बहादुर लड़के हो, निगरान ने कहा। तुम्हें कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए ताकि हम तुम्हारा अच्छी तरह शुक्रिया अदा कर सके। एडम वाकई रुकना चाहता था, लेकिन वो अपने घर, अपने ख़ानदान और अपने तवील बस के सफ़र के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ना तो खलियान फसल के लिए तैयार किया है और ना ही रात के खाने का बंदोबस्त किया है। मेरा ख़ानदान सोच रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और वो नाराज़ होंगे कि मैंने अपने सारे काम मुकम्मल नहीं किए। फिक्र ना करो, निगरान ने कहा। तुमने शहर के लिए एक शानदार काम किया है।
अब हमारी बारी है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें, मेरे साथ आओ। और फिर मुंतजिम आदम को तारीख सीढ़ियों से ऊपर ले गया और किले के मरकजी हॉल से बाहर निकला। रास्ते में बूढ़े आदमी ने मुहाफ़िज़ों को हदायत दी, जिन्होंने फ़ौरन अपने रेडियो पर अहकामात देना शुरू कर दिए। अचानक किला सरगर्मियों से भर गया। जब तक एडम और मुंतजिम किले के दरवाज़ों तक पहुँचे, वहाँ एक चमचमाती हुई काली लेमोजीन और एक बड़ा ट्रक उनके इंतज़ार में खड़े थे। किले के मुहाफ़िज़ जो शाही सुर्ख और सुनहरी वर्दी पहने हुए थे, ट्रक में मुख्तलिफ बड़े और छोटे डब्बे चढ़ा रहे थे। एक बहुत नफीस लिबास में मलबूस ड्राइवर ने लेमोजीन का दरवाज़ा खोला और एडम के अंदर बैठने पर इज्जत से अपनी टोपी को झुकाया। एडम का अपने गांव का सफ़र शहर से आने वाली बस के सफ़र से कहीं ज़्यादा तेज़ था और उसे अपनी जेब खर्च की एक पाई भी खर्च नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में वो गांव पहुंच गए और फिर मरकज़ी सड़क से मुड़कर एडम के घर की तरफ रवाना हो गए। जब लेमोजीन कंकरीली रास्ते पर से चलती हुई घर की तरफ पहुंची तो एडम ने देखा कि उसके घर वाले सहन में खड़े हैं। वो सब बहुत फिक्रमंद और उलझे हुए नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पर लेमोजीन, ट्रक और सुर्ख सुनहरी वर्दे वाले मुहाफ़िज़ों को देखकर। जब काफ़िला रुका और एडम लेमोजीन से बाहर निकला तो पूरा ख़ानदान उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सब एक साथ बोल रहे थे, जिसकी वजह से एडम को उनकी बातें समझना मुश्किल हो रहा था और उनके सवालों के जवाब देना तो और भी नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही एडम अपने काम मुकम्मल न करने पर माफ़ी मांगने में मसरूफ़ था, मुंतजिम आगे बढ़ा और उसने वजाहत की कि एडम ने किस तरह किले का गुमशुदा सोना वापस लौटाया है। आपके पास बहुत बहादुर लड़का है, मुंतजिम ने ख़ानदान से तारुफ कराते हुए कहा। हम सब किले में उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। जब मुंतजिम ने उनके बेटे के बहादुर कारनामे सुनाए तो एडम की माँ और बाप फ़क्र से खिल उठे। फिर मुंतजिम ने कहा, मुझे मालूम है कि फार्म पर अभी भी कुछ काम बाकी है, बराह करम किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें। ये कहते हुए वो मुहाफ़िज़ों की तरफ मुड़ा और सर के इशारे से हिदायत दी। मुहाफ़िज़ फ़ौरन 3 ग्रुपों में बंट गए। पहला ग्रुप भागकर गोदाम गया और फसलों के ज़ख़ीरा करने के लिए जगह साफ़ करने लगा। दूसरा ग्रुप ट्रैक्टर से फसलें उतारने में मसरूफ़ हो गया। तीसरा ग्रुप घर की तरफ दौड़ा और ख़ानदानी खाने की मेज़ को फार्म यार्ड में ले आया। उन्होंने मेज़ पर खूबसूरत कपड़ा बिछाया, प्लेटें, गिलास और महल से लाया गया नफीस चांदी का कटलरी सेट तरतीब से रखा। ट्रक के पिछले हिस्से से मज़ेदार खुशबू वाले खानों से भरे हुए बड़े बड़े थाल मेज़ पर लाकर रखे गए। एडम का ख़ानदान मेज़ पर बैठ गया और मुंतजिम ने एडम के एजाज़ में एक खुशी का जाम पेश किया। उनके इर्द गिर्द इज़्ज़त व एहतराम से खड़े मुहाफ़िज़ थे और एडम ने दिल ही दिल में सोचा, शायद बादशाही ज़िंदगी ऐसी ही होती है। ख़ानदान हंसता रहा और मिलकर खाना खाते रहे और एडम इन्हें कराकोफ की ऊंची इमारतों, लोगों के हजूम, किले और लेमोजीन की सवारी के बारे में बताता रहा। वाकई ये एक नाकाबिले यकीन दिन था और जब एडम मज़ेदार खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था तो उसने दिल में सोचा कि वो अपनी ये मुहिम कभी नहीं भूलेगा। लेकिन वो इस बात पर भी बहुत खुश था कि अगले साल उसका भाई घर पर रहेगा और एडम अपने ख़ानदान के साथ खेतों में फसल काटने जाएगा।